नमस्कार दोस्तों। 17 अगस्त आज की तारीख है। डेली 30 हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आज की डी 30 में केंद्र राज्य संबंधों पर कुछ बेसिक प्रश्न हम देखेंगे। बहुत सारे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं और ये प्रश्न जिनकी तरह सामने जब आके खड़े हो जाते हैं तो लगता है ये तो पढ़ा हुआ है लेकिन याद नहीं आता है। तो रिवीजन आपका हो जाएगा। 10 क्वेश्चन आजकल की घटनाओं पे, 9 क्वेश्चन देखेंगे, 21 क्वेश्चन आज के टॉपिक पर है। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। भगवान सहाय समिति ने राज्यपालों तथा मुख्यमंत्रियों के संबंध में सिफारिश की थी। और दूसरा है कि केंद्र तथा राज्य संबंधों पर विचार करने के लिए सरकारीय आयोग का गठन किया गया था। सरकारीय आयोग कम से कम 100 बार पूछा गया है विभिन्न परीक्षाओं में। भगवान राय समिति याद कर लीजिए, राज्यपाल और मुख्यमंत्रियों के संबंध में सिफारिश इसने की थी। दोनों के दोनों यहाँ पर स्टेटमेंट सही है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। और ये जो समिति थी 24 मार्च 1983 को ये सरकारी आयोग जो गठित हुआ था, इसकी डेट इंपॉर्टेंट है। और ये जो समिति थी, ये इसका बस केवल ये इंपॉर्टेंट है कि किससे रिलेटेड थी, लेकिन इसका 1983 और 24 मार्च ये डेट भी अब पूछा जा सकता है, क्योंकि जो प्रश्न है सरकारी आयोग का कई बार पूछा गया। रिपोर्ट कब इसने अपनी केंद्र सरकार को सौंपी, 1987 में, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला जो प्रश्न है, राजमन्नार समिति की सिफारिशें संबंधित हैं केंद्र तथा राज्यों के मध्य प्रशासनिक, विधायी तथा वित्तीय संबंधों से, पिछड़े वर्ग को आरक्षण से और प्रशासनिक सुधार आयोग की नियुक्ति से, या इनमें से कोई नहीं। तो राजमन्नार समिति की सिफारिशें जो संबंधित हैं, ये केंद्र तथा राज्यों के मध्य प्रशासनिक, विधायी तथा वित्तीय संबंधों से रिलेटेड है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ये जो सिफारिशें हैं, ये तीनों चीज ध्यान रखिएगा, प्रशासनिक, विधायी और वित्तीय संबंध। और इसके अंतर्गत राज्यों की स्वायत्तता की बात की गई थी, उसको प्रमुखता दी गई थी। इन सिफारिशों में न्यायपालिका, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच संबंधों को भी शामिल किया गया था। और इसमें भूप्रदेश, प्रादेशिक जल सीमा, समुद्र तल, केंद्रीय कार्यपालिका, इन सब के बारे में भी चर्चा की गई थी। यानी व्यापक तौर पर इसने अध्ययन किया था। निम्नलिखित में से कौन सा कर संघ द्वारा लगाया तथा वसूला जाता है किंतु राज्यों के मध्य वितरित किया जाता है? इसमें से जितने भी कर दिए हुए हैं पढ़िए आप। रेल भाड़ों तथा माल भाड़ों पर कर, ये संघ द्वारा लगाया जाता है लेकिन राज्यों को दिया जाता है। कृषि भूमि से भिन्न संपत्ति के उत्तराधिकार के संबंध में शुल्क, ये भी राज्यों के द्वारा, राज्यों को मिलता है, संघ द्वारा इसको लगाया जाता है और वसूला जाता है। यानी कि इसको इम्पोज भी सेंटर करती है और कलेक्ट भी सेंटर करती है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूट कर देती है स्टेट को। ठीक है। समाचार पत्रों के क्रय या विक्रय और उसमें प्रकाशित विज्ञापनों पर कर, ये भी ऐसा ही है। तो ये सारे के सारे कर ऐसे हैं, आपसे पूछे जाएं तो आप आसानी से इन प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। बाकी ये पूरी लिस्ट दी हुई है इन सब करों की, ये कर भी ऐसे ही है। जैसे रेल, समुद्र, वायुमार्ग द्वारा ले जाए जाने वाले माल या यात्रियों पर जो सीमा कर लगता है। किसी भूमि से भिन्न, ये बात हो ही गई है। और समाचार पत्रों के क्रय या विक्रय और उसमें प्रकाशित विज्ञापनों पर जो कर लगता है, ये सब ऐसे ही कर है जो सेंटर के द्वारा लगाए जाते हैं और लेविट भी उन्हीं के द्वारा होते हैं, लेकिन राज्यों में बांट दिए जाते हैं। संघ द्वारा लगाया गया तथा राज्य द्वारा वसूला जाने वाला कर कौन सा है? कौन सा कर इसमें ऐसा है? तो दवा और मादक द्रव्य पर जो कर लगाया जाता है, ये संघ द्वारा लगाया जाता है, लेकिन इसकी वसूली राज्यों के द्वारा की जाती है ना। इसकी वसूली राज्यों के द्वारा की जाती है। जो कर संघ द्वारा लगाए जाते हैं लेकिन राज्य द्वारा वसूले जाते हैं, उनमें और कर भी है। वसीयत, विनिमय पत्र, वचन पत्र, हुंडी, चेक आदि पर स्टाम्प शुल्क भी इसी के अंतर्गत आता है। और दवा और मादक द्रव्य पर कर भी इसके अंतर्गत आता ही है। और औषधि और प्रसाधन सामग्री पर जो लगाए जाने वाले कर हैं, वो भी इसी में आते हैं। राज्यों की आय का प्रमुख राजस्व स्रोत क्या है? राज्यों की आय किससे होती है? तो राज्यों की आय का प्रमुख स्रोत जो है वो व्यक्ति कर है ना। व्यक्ति कर जो होता है, इनकम टैक्स इसको बोलेंगे, नहीं व्यक्ति कर, पर्सन टैक्स इसमें लिखा हुआ है, इसको इनकम टैक्स बोलना चाहिए, व्यक्ति, है ना, यही तो होगा। अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप बताइएगा, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। तो राज्यों के प्रमुख राजस्व जो स्रोत हैं, उनमें जो व्यक्तिगत कर है, इसको व्यक्ति कर है। और कृषि भूमि पर कर है, संपदा शुल्क, पशु और नौकायन पर कर, भवनों पर कर, इनमें बिजली उपयोग तथा विक्रय पर कर, वाहनों पर कर, लेकिन सबसे प्रमुख जो है वो व्यक्ति कर ही है। अगला जो प्रश्न है, संविधान केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को राजस्व के स्वतंत्र स्रोत प्रदान करता है।
और राज्य विधायिकाओं के पास राज्य सूची में वर्णित विषयों पर कर लगाने की सीमित शक्ति है। तो संविधान जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को राजस्व के स्वतंत्र स्रोत प्रदान करता है। बिल्कुल सही बात है। राज्य विधायिकाओं के पास राज्य सूची में वर्णित विषयों पर कर लगाने की सीमित शक्ति है, ये गलत है। राज्य विधायिकाओं के पास राज्य सूची में वर्णित विषयों पर कर लगाने की उसको अनन्य शक्ति प्राप्त होती है। उसके पास एक्सक्लूसिव पावर होता है। सीमित क्यों होगी? जो राज्य वाले हैं उस पर वो लगा सकेगी। तो पहला सही है, दूसरा गलत है। संसद और राज्य विधायिका दोनों के पास समवर्ती सूची में जो वर्णित विषय हैं उन पर कर लगाने का अधिकार होता है। संसद के पास अवशिष्ट जो विषय हैं उनसे संबंधित जो मामले हैं उन पर टैक्स लगाने की अनन्य शक्ति होती है। जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो किसको दी गई हैं? सेंटर को दी गई है। भारतीय संविधान में केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंधों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो अनुच्छेद 256 से 263 के बीच में ये उल्लेख किया गया है ना। और अनुच्छेद जो 256 है उसमें संसद द्वारा बनाए गए कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करना और प्रत्येक राज्य का ये बताया गया है कि ये अधिकार है। 256 में संसद द्वारा जो बनाए गए कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करना प्रत्येक राज्य का अधिकार है, ये कहा गया है। और कोई भी मौजूदा कानून जो उस राज्य पर लागू होता है और संघ की कार्य शक्ति का विस्तार करने हेतु एक राज्य को इस तरह के दिशा निर्देश दिए जाते हैं, जिससे राज्य को इस देश हेतु भारत सरकार के सामने प्रस्तुत करना जरूरी होता है। तो ये सब वर्णन इसमें किया गया है। और 256 से 63 याद रखिएगा, 263 और 256 इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, काम की बात बस यही है इसमें। अगला जो प्रश्न है, राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य सूची पर विधि निर्माण का अधिकार किसे प्राप्त हो जाता है? तो ये संसद को प्राप्त हो जाता है। केंद्र राज्य संबंध में अगर राष्ट्रपति शासन लग गया तो संसद को अधिकार होगा कि वो विधि निर्माण करेगी राज्य सूची पे। अगला जो प्रश्न है, और ये जो राष्ट्रपति शासन लगता है अनुच्छेद 356 के तहत लगता है। विधानमंडल द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली शक्ति के प्रयोग का अधिकार संसद को प्राप्त हो जाता है। और यदि संसद चाहे तो इस प्रकार राज्य विधानमंडल की प्राप्त शक्ति के प्रयोग का अधिकार राष्ट्रपति को दे सकती है ना। और राष्ट्रपति कुछ शर्तों के साथ इनके प्रयोग का अधिकार अन्य प्राधिकारी द्वारा राष्ट्रपति शासन के दौरान निर्मित कानून के तहत चलता रहता है और तब तक लागू रहता है जब तक विधानमंडल उसे निरस्त न करते। तो जब राष्ट्रपति शासन होगा तो ये 356 के अनुसार तो संसद उस पर कानून बनाएगी और वो राष्ट्रपति को हैंड ओवर कर सकती है। कुछ शर्तों के अंतर्गत वो चलाता रहेगा और उसके बाद में तब जब तक निरस्त नहीं किया जाएगा तब तक वो चलता रहेगा। राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किए जाने की स्थिति में संसद राज्य सूची में वर्णित विषयों पर कानून नहीं बना सकती। पहला जो प्रश्न है, प्रश्न का पहला स्टेटमेंट है, अगर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित है तो संसद राज्य सूची में कानून नहीं बना सकती, दिया है वो बना सकती है। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा। और राष्ट्रीय और बना कौन सकता है? संसद ही बना सकती है। राष्ट्रीय आपातकाल में राज्य सूची में वर्णित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल को है। तो ये गलत हो जाएगा, दोनों गलत दिए हैं, इनमें से कोई भी सही नहीं होगा, है ना। कोई भी सही नहीं होगा। कानून जो बनेंगे, संसद द्वारा जो कानून बनाए जाएंगे वो आपातकाल की अवधि के समापन के 6 माह के बाद अपरिवर्तनीय हो जाएंगे। समझ रहे हैं? तो अनइंफोर्सेबल हो जाएंगे, अनइंफोर्सेबल हो जाएंगे। उनका प्रवर्तन तब नहीं किया जाएगा 6 माह के बाद। यानी कि उसकी लिमिट आपसे पूछी जाए तो 180 दिन की होती है, 6 माह की होती है। राज्यों की सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है? तो राज्यों की सहमति से विधि बनाने की शक्ति अनुच्छेद 252 में दी गई है। राज्य सहमत है कि विधि बना दो तो विधि बन जाएगा। जब 2 या 2 से अधिक राज्यों के विधानमंडल प्रस्ताव पारित करके संसद से यह अनुरोध करते हैं कि वो राज्य सूची के बारे में, स्टेट लिस्ट के बारे में किसी विषय पर कानून का निर्माण करें, तब संसद राज्य सूची में वर्णित उन विषयों पर कानून बनाने का जो अनुरोध किया जाता है तो वो अनुच्छेद 252 के तहत कानून संसद बना देती है। लेकिन इस प्रकार निर्मित कानून केवल उन्हीं राज्यों पर लागू होंगे जिन्होंने अनुरोध किया है। बाकी सब पे नहीं हो जाएंगे कि किसी 2 ने कर दिया तो जितने भी स्टेट हैं सब पर लागू हो जाए। जरा कमेंट करके बताइए कितने स्टेट और केंद्र शासित प्रदेश हैं अभी वर्तमान में भारत में। राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषयों पर संसद कानून बना सकती है, पहला है। और दूसरा है कि संसद द्वारा इस प्रकार निर्मित कानून 6 माह की अवधि के लिए परिवर्तनीय होता है। दोनों की दोनों बातें यहाँ पर आपको सही लग रही हैं? ऐसा नहीं है, दोनों सही नहीं है। पहला तो बिल्कुल सही है, लेकिन दूसरे में आप ध्यान दीजिए, ये जो कानून होता है
1 वर्ष की अवधि के लिए परिवर्तनीय होता है। यहाँ पे 6 माह नहीं होगा, ये 1 वर्ष होगा। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 249 जो अनुच्छेद है उसमें ये प्रावधान किया गया है कि राज्यसभा अपने उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों की 2/3 बहुमत से ये प्रस्ताव पास कर दे कि राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखकर संसद को राज्य सूची में वर्णित विषयों पर कानून बनाने की शक्ति दी जाएगी, तो वो प्राप्त हो जाती है उसको, है ना, मतलब दी जाए तो वो प्राप्त हो जाती है अगर वो पास कर दे। लेकिन ये जो कानून है 1 वर्ष के लिए परिवर्तनीय है, पुनः इसको फिर से 1 वर्ष की अवधि के लिए, फिर से 1 वर्ष की अवधि के लिए बार बार इसको बढ़ाया जा सकता है। अभी तक 1950 में ही ये शक्ति प्रयुक्त की गई है। व्यापार एवं वाणिज्य से संबंधित कानून इसके तहत बनाया गया था। अगला जो प्रश्न है, समवर्ती सूची में शामिल विषय कौन कौन से? परिवार नियोजन, फैमिली प्लानिंग, जनसंख्या नियंत्रण, पॉपुलेशन कंट्रोल और एजुकेशन, ये सब समवर्ती सूची के विषय हैं, जिन विषयों को क्या किया गया है, जो जिनपे दोनों कानून दोनों काम करेंगे, केंद्र और राज्य, उन विषयों को समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। ये सारे विषय, समाचार पत्र, कारखाना, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण, आर्थिक और सामाजिक योजना, पढ़ने से आपको लगेगा कि ये दोनों का काम है, इसको इसमें शामिल किया गया है। समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार संसद और राज्य विधानमंडल दोनों को दिया गया है। बिल्कुल सही बात है। यदि संसद द्वारा राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून में विरोध होता है तो राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित कानून लागू होगा। घर में पापा और बेटे में अगर होता है, बड़े भाई छोटे बड़े भाई में होता है, तो किसकी बात मानी जाती है? बड़े की ना। तो यहाँ पे भी जो संसद है वो बड़ी है, राज्य विधानमंडल नहीं, संसद बड़ी है, तो उसका माना जाएगा। दूसरा गलत हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समवर्ती सूची में कितने विषय है? 52 विषय ही तो है। कानून बनाने का अधिकार संसद और विधानमंडल दोनों का है, लेकिन अगर विवाद की स्थिति आएगी तो संसद का कानून सर्वोपरि होगा। राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल को है, और कुछ विशेष परिस्थितियों में संसद भी इस सूची में शामिल विषयों पर कानून बना सकती है। दोनों की दोनों बातें यहाँ पर सही है। विशेष परिस्थितियों में संसद भी बना सकती है, बाकी राज्य सूची में कोई जो विषय शामिल है वो स्टेट बनाएगा, वो राज्य विधानमंडल बनाएगी। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची का है? रक्षा, विदेश मंत्रालय, अंतर्राष्ट्रीय संधि, ये सारे के सारे विषय संघ सूची के ही हैं। रक्षा भी स्टेट को नहीं दिया जा सकता, कैसे दिया जाएगा? रक्षा देश स्तर का मुद्दा है। विदेश मामले, जब विदेशी संबंधी तो पूरे देश का प्रतिनिधित्व होगा, और अंतर्राष्ट्रीय संधियां जो होंगी वो देश और देश के बीच में होंगी। तो ये सब संघ सूची के विषय हैं। इसके अलावा आयात शुल्क, बीमा, सीमा शुल्क, अणुशक्ति, युद्ध, अंतर्राष्ट्रीय संधि, निर्यात शुल्क, ये सब इसी में शामिल है। संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसको दिया गया है? तो संघ सूची पर जो कानून बनाने का अधिकार है, अब आपको पता होगा, यूनियन लिस्ट में पार्लियामेंट बनाएगी कानून ना, संसद को मिला है ये अधिकार। उन विषयों को इसमें शामिल किया गया है जो राष्ट्रीय, नेशनल इंपॉर्टेंस के हैं, राष्ट्रीय महत्व के हैं। इसका एकमात्र अधिकार सेंट्रल की जो विधायिका है, वही सेंट्रल लेजिस्लेचर जो है, वही कानून इसमें बना सकता है। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में केंद्र एवं राज्य की शक्तियों के बंटवारे का प्रावधान किया गया है? तो ये 7वीं अनुसूची में किया गया है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 7वीं अनुसूची में ये प्रावधान किया गया है। केंद्र सरकार को राज्य सूची के विषय पर राज्य सरकार को, जो संघ सूची के विषय है उसमें केंद्र सरकार को, समवर्ती सूची के विषयों पर केंद्र राज्य दोनों को, अवशिष्ट विषयों पर केवल केंद्र को यह अधिकार दिया गया है 7वीं अनुसूची में। सरल सरल सा ये प्रश्न है। केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन का आधार यह होता है कि राष्ट्रीय महत्व के मामलों को किसको दिया जाता है। तो राष्ट्रीय महत्व के जो मामले होंगे वो किसको मिलेंगे? राज्य को या केंद्र को या दोनों को? अब कई लोगों का तर्क होता है कि राज्य को भी तो चिंता है कि राष्ट्रीय महत्व बना रहे, लेकिन उससे ज्यादा चिंता तो संघ को होनी चाहिए ना। राज्य अपने बारे में सोचे, स्वार्थी हो जाए क्या? ऐसी बात नहीं है। केंद्र सरकार का ये विषय है। 18 नंबर प्रश्न का सही उत्तर भी हो जाएगा। ऐसे मामले जो राष्ट्रीय महत्व के हैं उनको सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया गया है, स्थानीय मामलों को राज्य सरकार को दिया जाता है। जिन मामलों का विभाजन केंद्र और राज्य के में नहीं किया जाता है, दोनों के बीच में उसका अधिकार रखा जाता है, तो उनको दोनों को दे दिया जाता है। ठीक है। अगला जो प्रश्न है, केंद्र राज्य विधायी संबंधों का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद है 200 क्या 42 की 45 की 65 की 365 क्या
तो 245 जो अनुच्छेद है भाग 11 में है। भाग 11 के अनुच्छेद 245 से 255 तक के अनुच्छेदों के मध्य केंद्र और राज्यों के बीच विधायी संबंधों के बारे में बात की गई है ना। संसद और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाए गए कानूनी क्षेत्राधिकार को इसमें शामिल किया गया है। विधायी विषयों के वितरण के बारे में, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट्स, राज्य सूची में एक विषय के संबंध में संसद को कानून बनाने की शक्तियां क्या है उसको शामिल किया गया है, और केंद्र सरकार के नियंत्रण वाली राज्य विधानमंडल को भी इसमें शामिल किया गया है। अगला जो प्रश्न है, भारतीय संविधान में केंद्र तथा राज्य के मध्य किस प्रकार की शक्तियों का विभाजन किया गया है? विधायी, प्रशासनिक या वित्तीय? आपको मैंने अभी बताया था कि हर तरीके की शक्तियां, चाहे विधायी हो, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ये गड़बड़ हुआ है, इसको आप इधर शिफ्ट करिए, है ना। लेजिस्लेचर, एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंशियल, ये सभी होगा। इसको मैं सही करके दूंगा आपको। कभी कभी ट्रांसलेशन नहीं लेता है, जो ऑप्शन डिफॉल्ट पड़ा होता है वो ले लेता है। तो सभी हो जाएंगे इसमें, ठीक है, सभी के सभी इसमें हो जाएंगे। लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल, ये सभी पावर ये सेंटर और स्टेट के बीच में जो है वो विभाजित किए गए हैं। लेकिन जो न्यायपालिका है, न्यायपालिका कभी आपसे पूछ ली जाए तो न्यायपालिका जो जुडिशरी है उसको इसमें शामिल नहीं किया गया है, ठीक है। विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों का विभाजन किया गया है कुछ सीमाओं के साथ। उनका उल्लंघन अगर होगा तो केंद्र सरकार द्वारा और राज्य सरकार के द्वारा तो वो सही नहीं होगा, केंद्र या राज्य कोई भी करे। लेकिन जुडिशरी को अलग ऐसे बंटवारा इसका नहीं किया गया है। अपेक्स कोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट है, किसी दिन बात कर लेंगे हम एससी और एससी पे, संवैधानिक हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट पे, माननीय उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय पे। संविधान में केंद्र की तुलना में राज्य को अधिक अधिकार दिया गया है। भारत में केंद्र राज्य संबंध संघवाद की ओर उन्मुख है। संविधान में केंद्र की तुलना में राज्य को अधिक अधिकार नहीं दिया गया है, यह गलत है। केंद्र के पास ज्यादा अधिकार है, पहला गलत हो गया। केवल दो यहां पर सही है। केंद्र राज्य संबंध संघवाद की ओर, फेडरलिज्म की ओर ओरिएंटेड है, उसकी ओर अग्रसर है, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन राज्य को अधिक अधिकार नहीं दिया गया है, केंद्र को अधिक अधिकार है। 245 से 293 तक प्रावधान किए गए हैं केंद्र राज्य संबंधों के। केंद्र की तुलना में राज्यों को कम अधिकार दिए गए, ऐसा कहा जाता तो ठीक है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, जो करंट अफेयर का प्रश्न है। कई लोग अभी भी मैसेज करते हैं कि डेली 30 कौन सी बला है, तो डेली 30 के बारे में एक लाइन कहूंगा, ये एग्जाम को निश्चित पास कराने का एक कार्यक्रम है। आगे मैं कुछ नहीं बोलूंगा। बाकी कोई जानकारी चाहिए तो व्हाट्सएप 6307281212 पर आप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। आईएएस प्रेप एकेडमी ऐप पर, जहां पे टेस्ट सीरीज आपको मिलती हैं, हमारे कार्यक्रम है बहुत सारे, तो वहां पर आप इस कार्यक्रम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। सफलता बैच हमारा चल रहा है, हिस्ट्री उसमें कंप्लीट होने वाली है, पॉलिटी कंप्लीट हो गई है, वो भी लगभग 1-2 क्लास बचे हैं। और साथ में हमारा जो ज्योग्राफी का वो है, इंडियन ज्योग्राफी, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया चल रहा है, वो भी 2 हफ्ते में हम समाप्त कर देंगे। इकोनॉमी अभी स्टार्ट होगी, उसमें इकोनॉमी को करेंगे, थोड़ा बहुत बेसिक उसका जो इम्पोर्टेंट है उसको सबसे पहले करेंगे, है ना, और उसको कंप्लीट करेंगे। तो उसमें भी आप चाहें तो रिवीजन के लिए एडमिशन ले सकते हैं, फिर उन लोगों का टेस्ट स्टार्ट होगा। निम्नलिखित में से किस संस्था ने हिंदुस्तान 228 नामक नागरिक विमान बनाने के लिए सफलतापूर्वक जमीनी परीक्षण किया? कौन सी संस्था है, कौन सा संस्थान है? तो ये काम किया है एचएल ने, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने हिंदुस्तान 228 नामक नागरिक विमान को अभी बनाने के लिए सफलतापूर्वक परीक्षण किया है ना। 19 सीटों वाला मल्टी रोल यूटिलिटी विमान ये होगा, और ये नागरिक संस्करण का उपयोग एयर एम्बुलेंस, वीआईपी परिवहन, यात्री परिवहन, कार्गो परिवहन, क्लाउड सीडिंग, उड़ान निरीक्षण, हर तरीके की चीजों के लिए, है ना, किया जा सकता है। पैराजंपिंग के लिए, फोटोग्राफी के लिए, हर एक चीज के लिए किया जा सकेगा। छोटा विमान होगा। निम्नलिखित में से किस संस्थान ने SARS-CoV-2 वायरस का परीक्षण करने के लिए ग्रेफाइट से बने इलेक्ट्रोड आधारित परीक्षण को विकसित किया? तो ये विकसित किया है पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय ने, ठीक है। ग्रेफाइट से बने जो इलेक्ट्रोड आधारित परीक्षण की बात हो रही है, तो ये ज्यादा तेज और अधिक सटीक कोविड डायग्नोस करेगा, है ना। और ये जो डायग्नोस होगा, ये कम समय भी, तो बहुत ज्यादा समय भी नहीं इसमें लगेगा, और पेंसिल में जो लेड इस्तेमाल होता है उसी का उपयोग इसमें किया जा रहा है। ग्रेफाइट से बने इलेक्ट्रोड का उपयोग इसमें किया जा रहा है। ग्रेफाइट जो तत्व है, कार्बन का एक क्रिस्टलीय रूप होता है। ये प्रश्न आपसे साइंस में पूछा जाता है।
ग्रेफाइट में कार्बन के परमाणु षटकोणीय संरचना में व्यवस्थित होते हैं। प्लबैंगो भी ग्रेफाइट को कहा जाता है, ये नाम ना जानते हो तो याद कर लीजिए। षटकोणीय संरचना, प्लबैंगो भी इसको कहा जाता है। तालिबान नामक इस्लामिक बल की स्थापना कहाँ हुई थी? तालिबान इस समय तबाही मचाया है, एक एपिसोड मैं इस पे करना चाहता हूँ, समय मुझे नहीं मिल पा रहा है, एक इस पे एक रामसर पे, ये 2 एपिसोड मुझे करने हैं। तालिबान नामक इस्लामिक जो बल है इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? इसकी स्थापना जहां पे तबाही मचा रहा है वहीं पे हुई थी, है ना। ये जो दक्षिणी अफगानिस्तान का एरिया है, अफगानिस्तान में ही, वहीं पर इसकी स्थापना मुल्ला मोहम्मद उमर ने इसकी की थी। पश्तून जनजाति का ये सदस्य था और मुजाहिदीन कमांडर फिर ये बन गया था। ठीक है, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। बाकी बवाल चीजें आप मत देखिए, जो राजनीति चल रही है फालतू की वीडियो इस पे मत देखिए, आप अपने काम का कंटेंट रखिए केवल, है ना। अगला जो प्रश्न है, 16 अगस्त 2021 को किस देश के प्रधानमंत्री मुहिउद्दीन यासीन ने इस्तीफा दे दिया? इस्तीफा देने का कारण क्या था? वहां पर राजनीतिक उथल पुथल हुई है। 16 अगस्त 2021 को इन्होंने इस्तीफा दिया है। मलेशिया के ये प्रधानमंत्री थे, प्राइम मिनिस्टर थे, और मुहिउद्दीन को वहां पर, मतलब ये जो है मुहिउद्दीन यासीन, तो दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र के नए राजा ने नए प्रधानमंत्री चयन तक मुहिउद्दीन को कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने रहने का अभी का निर्देश दिया है कि बने रहो, उनको नियुक्त किया है, कोई समय रेखा भी नहीं निर्धारित की गई है। तो मुहिउद्दीन का नाम आप मलेशिया से याद रखेंगे, एम फॉर मलेशिया, एम फॉर मुहिउद्दीन। 16 अगस्त 2021, डेट नहीं पूछा जाएगा। प्रधानमंत्री गतिशक्ति पहल की घोषणा की गई, इसका बजट कितना है? जो गतिशक्ति पहल है, सबसे पहले ये जान लीजिए है क्या। स्थानीय निर्माताओं की वैश्विक प्रोफाइल को ऊपर उठाने में हेल्प करने का एक ये कार्यक्रम है। दुनिया भर में अपने उत्पाद पहुंचाने का ये कार्यक्रम है, प्रतिस्पर्धा कर पाने का कार्यक्रम है। और ये जो कार्यक्रम है इसके अंतर्गत युवाओं के लिए रोजगार तो पैदा होगा ही, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा मिलेगा। 15 अगस्त 2021 को 100 लाख करोड़ रुपए की जो धनराशि है वो घोषित की गई है इस कार्यक्रम के लिए। युवाओं को रोजगार का अवसर देगी है, रोजगार कहाँ मिलेंगे कैसे मिलेंगे पता नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से इन चीजों को आप ध्यान रखें। राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन कब लॉन्च किया गया? राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन 75वां जो हमारा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, उसी के अवसर पर 15 अगस्त 2021 को लाल किला से राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन को लॉन्च किया। किसने लॉन्च किया? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। 15 अगस्त 2021 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस मिशन की जो घोषणा की गई है, इसमें भारत द्वारा अपनी ऊर्जा का जो सालाना 12 ट्रिलियन रुपए खर्च करके अपनी ऊर्जा जरूरतों का जो पूरा किया जाना है, इसको कम किए जाने की बात हो रही है। वर्तमान में अपने तेल का लगभग 85% और गैस की मांग का 53% भारत इंपोर्ट करता है, और हाइड्रोजन की कुल मांग 6.7 मिलियन टन है, तो 29-30 तक बढ़कर 11.7 मिलियन टन हो जाएगी। तो ये हाइड्रोजन मिशन, नेशनल हाइड्रोजन मिशन को लॉन्च किया गया है 15 अगस्त 2021 को, कि ये जो मांग है वो कम किया जा सके, यहाँ पे उत्पादन हो सके। भारत ने ऊर्जा स्वतंत्र यानी एनर्जी इंडिपेंडेंट बनाने का लक्ष्य रखा है। भारत ने ऊर्जा स्वतंत्र बनने का, बनाने का नहीं, भारत को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का, या भारत ने ऊर्जा स्वतंत्र यानी एनर्जी इंडिपेंडेंट बनने का लक्ष्य किस सन तक रखा है कि ये बन जाएगी? जैसे भारत अभी अक्षय ऊर्जा में 100 गीगावाट का जो लक्ष्य रखा था उसको समय से पहले ही प्राप्त कर चुका है ना। और प्रतिवर्ष ऊर्जा आयात पर 12 लाख रुपए करोड़ की बात अभी हमने की है। भारत ने कहा है कि 2047 तक, डी ऑप्शन इसका करेक्ट है, वो एनर्जी इंडिपेंडेंट बन जाएगा 2047 तक। 2019 में भारत में प्राथमिक ऊर्जा खपत में 2.3% की वृद्धि हुई है। चीन और अमेरिका के बाद 5.8% की वैश्विक हिस्सेदारी के साथ तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता भारत बन गया है। वैश्विक हिस्सेदारी इसकी लगभग 6% है, जितना ऊर्जा खपत होता है पूरे विश्व में। किस कंपनी ने बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के उद्देश्य से हाई स्पीड डीजल की डोर टू डोर डिलीवरी प्रारंभ की? घर पे ही डीजल आपको मिल जाए, कहीं जाना ना पड़े। यह है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बीपीसीएल। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने डोर टू डोर ये सेवा प्रारंभ की है। ठीक है, और ये पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन काम करने वाला एक गैस निगम है, तेल और गैस निगम।
और भारत सरकार का स्वामित्व है। मुंबई में इसका मुख्यालय है। कोच्चि और मुंबई में दो बड़ी रिफाइनरीज की हैं जो संचालित करता है ये। और हाई स्पीड डीजल जो होता है, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो मध्यम और उच्च गति संपीड़ित इग्निशन जो इंजन होते हैं उनमें इसका उपयोग किया जाता है। जो 750 आरपीएम रेट पर मिनट से ऊपर की स्पीड वाले जो इंजन होते हैं, नॉर्मली ये इससे ऊपर स्पीड होती है। जैसे आप पंपिंग सेट का इस्तेमाल करते हैं, मोटर गाड़ियों में इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, डीजल इंजन जितने नॉर्मली होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अगस्त को कौन सा दिवस मनाने की घोषणा की? मनाने लिखा है, मनाने होगा। तो ये डिक्लेयर किया है पीएम ने, और ये है विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। विभाजन विभीषिका यानी पार्टीशन हरस रिमेम्बरेंस डे। तो ये विभाजन विभीषिका स्मृति जो दिवस है, ये 14 अगस्त को मनाए जाने की बात की गई है। और ब्रिटिश शासन से मुक्ति के साथ ही भारत का विभाजन हुआ था और पाकिस्तान अस्तित्व में आया था। धर्म के आधार पर भारत के विभाजन के पश्चात बड़े पैमाने पर हिंसा की घटनाएं हुई थी, विभीषिका फैली थी, असंख्य लोग मारे गए थे उसमें। तो उनके संघर्ष और बलिदान को याद करने के लिए 14 अगस्त की डेट निर्धारित की गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है। ये आपको कैसा लगता है जरूर बताएं, लोगों तक इसको पहुंचाएं। आप लोगों के पीटी के जो एडमिट कार्ड आए हैं, उन पीटी के एडमिट कार्ड्स को निकाल लें, देख लें सेंटर आपका कहाँ पटका है, तो उस हिसाब से आप लोग उसके लिए प्रिपेयर करें और उसमें ये कार्यक्रम आप देखते रहें। ये फायदा ही करेगा, नुकसान नहीं करेगा। थैंक यू सो मच। गुड नाइट।